चीन, जापान, अमेरिका में कोरोना के नए वायरस ने कोहराम मचा रखा है। वहां की हालत बेहद गंभीर है। ऐसी स्थिति में ये नए कोरोना के वायरस भारत के लिए कितना खतरनाक है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ एनटेगी के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा हैं, जो आईसीएमआर रिसर्च टास्क फोर्स के भी चेयरमैन हैं। बात करते हैं। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं इन तमाम देशों में जो हालत है, चीन अपने आप को लॉकडाउन करके रखा हुआ था, वहां नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई, लोग वहां पर इफेक्ट, लेकिन अब ऐसी बदतर हालत है कि वो त्राही त्राही कर रहे हैं। हाँ, ये दो तीन चीजें इसमें हमें समझने की जरूरत है। तो चीन में तो जीरो कोविड नीति थी और उस नीति को पलटा गया, और उसके बाद वहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर कोविड का बहुत एक सीवियर आउटब्रेक हुआ है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी देश हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, इसके अलावा जर्मनी है, इटली है और यूएसए है। इनमें भी पिछले कुछ हफ्तों में जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़े हैं। सर, आपने इनक्लेन को भी आप लीड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां जो बात आपने कही, सबसे बड़ी बात आपने कही है कि वहां के जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है या उस कंट्री में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वायरस, तो क्या वो वायरस हमारे देश के लिए चिंता का विषय है? एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो वो वहां वायरस जो पता चला है हमें, क्या वो वायरस भारत में भी है कि नहीं है। और ये एक यानी कि सुकून देने वाली बात है कि जो जितने भी वायरस जहां वहां की इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सारे वायरस भारत में भी बहुत दिनों से सर्कुलेट कर रहे हैं और वो ऐसी कोई तबाही नहीं कर सके, ना वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर सके और ना ही गंभीर बीमारी कर सके हैं। तो चाहे, और कुछ वायरस को बेजवाह, मैं कहूँगा बेवजह उनको तरजीह दी जा रही है, महत्व उनको दिया जा रहा है। लेकिन जो भारत में है वो सारे वायरस हैं इस समय जो दुनिया में कहीं और सर्कुलेट कर रहे हैं इस समय। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से अब केसेस 200, 250, 300, 100, 150 इस तरह से हो रहा है और मृत्यु भी लगभग नहीं के बराबर है। तो कुल मिलाकर के कोविड की जो सिचुएशन है वो सब कंट्रोल में है। लेकिन जो भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो इसलिए है कि हम लोगों को तैयार रहना है। कोई भी ऐसी अनचाही स्थिति पैदा होती है तो उसका मुकाबला पूरी तरीके से करा जा सके। जो हमने पिछले 3 साल में सीखा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने को बिल्कुल तैयार रखें, और हमारे लिए हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर एक जान महत्वपूर्ण है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश में 12 साल से ऊपर लगभग 95-97% लोगों को 2 टीके मिल चुके हैं कोविड के। तो एक तो प्रतिरक्षा बहुत अच्छी उसकी वजह से है। दूसरा ये देखा गया है कि हमारे यहाँ जो प्राकृतिक इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो भी लगभग 95 से 98% लोगों को है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों का जो सम्मिश्रण है वो उसको कहते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी। और इसकी वजह से पिछला 1 साल अगर हम देखें तो ओमिक्रॉन के जितने भी सब वेरिएंट आए वो उनका मुकाबला यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया और कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। बिल्कुल सर, मैं उसी सवाल पे आ रहा था, हाइपर इम्यूनिटी की जो बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये सवाल जानना चाहूंगा कि WHO ने कहा कि चाइना जो है सो डेटा छिपा रहा है। क्या उसका डेटा छिपाना पूरे देश के लिए, हमारे देश के लिए, क्या दूसरे देश के लिए भी घातक हो सकता है? तो यही एक चिंता का विषय है जिसकी वजह से देश ने ये कुछ कदम उठाए हैं। चीन के साथ हमारी बहुत लंबी सीमा लगती है और उसके अलावा डेटा ना मालूम हो, वहां कौन सा वायरस सर्कुलेट कर रहा है, ये चिंता का बात है। तो इससे ये, जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या जो है बचाव जो है रोग से ज्यादा बेहतर रहता है। तो हम जो है एक जिसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव एफर्ट लिया जा रहा है जिससे कि सारे सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखा जा सके। सर, भारत में भी देखिए कि अभी बीते 1 हफ्ते से लगातार आप लोगों ने लगातार बैठक की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी बैठक दी, मॉक ड्रिल किया। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, BF7 का जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या चौथी लहर की आशंका है? ये आप
का मैं कहूंगा कि BF7 के मामले नहीं बढ़े हैं। इस समय कोई BF7 का मामले, जो 4 मामले थे जो पिछले हफ्ते तक, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुल मिला के कोविड के मामले ज्यादा पहचाने गए हैं, और उसका एक उदाहरण, और बहुत अच्छा उदाहरण यह है कि एयरपोर्ट्स पे जांच बेहतर कर दी गई, निगरानी बेहतर कर दी गई है, तो अब हम रोजाना कुछ ना कुछ नए केसेस वहां से पकड़ सक रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के केसेस बढ़ जाने के बाद भी मेरे ख्याल से कल या परसों 196 केस हुए थे सारे, कोई मृत्यु नहीं हुई थी। तो ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो है केसेस, उनका सबका जीनोमिक सर्वेलेंस हो रहा है, जीनोमिक एनालिसिस जिसको कहते हैं। और देश में 4 तरह का जीनोमिक एनालिसिस किया जा रहा है। नंबर 1, जो जिनको खांसी जुकाम है उनकी जांच करके। दूसरा, जो अस्पताल में दाखिल हैं। तीसरा, जो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। और चौथा, जो अगर सुएज है हमारा, उसमें भी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही जो है रोबस्ट तरीके से और एक 360 डिग्री के अप्रोच लिया जा रहा है कि कोई भी नया वायरस आता है उसको तुरंत पकड़ लिया जाए। और उससे पकड़ने से ये होगा कि हमें पता होगा कि उससे क्या हमारे लोग हैं उनको कोई विशेष खतरा तो नहीं है, या वो खाली एक हल्की सी बीमारी करके निकल जाएगा। तो ये इस चीज पे बहुत पैनी नजर रखी जा रही है, और ये खास सबसे महत्वपूर्ण है इस समय। क्या सर कोई स्टडी हुई है, जैसा कि आपने बताया कि सीवेज को भी हम ध्यान में रख रहे हैं और एनवायरनमेंट में, क्या वो वायरस सीवेज और एनवायरनमेंट दोनों में है? अगर है कोई स्टडी तो बताएं। नहीं, बहुत सारे, असल में पिछले 2.5 साल से सीवेज में जांच चल रही है। और ये बहुत यानी कि ये इंटरेस्टिंग होता है कि अगर मैं मोहल्ले में रहता हूं, वहां पर अगर उसका स्वेज का सैंपल लिया जा रहा है, तो स्वेज सैंपल में मोहल्ले में वायरस इन्फेक्शन संक्रमण फैलने से करीब 5-7 दिन पहले स्वेज में वायरस आ जाता है। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वायरस को जांच करने से उसकी जीनोमिक सर्वेलेंस है कि कोई नया वायरस तो नहीं है। और ये जो वैज्ञानिक अप्रोच है, तरीका है, ये हमें पोलियो से सीखा है। पोलियो में हम लोग इस समय देश के 50 शहरों में सैंपल उठाते हैं, जिससे कि कोई पोलियो का केस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं छुपा हुआ तो नहीं है, तो इस स्वेज में करा जाता है। तो इसी तरीके से उसी तरह की एक रणनीति अपनाते हुए कोविड के लिए भी स्वेज सैंपलिंग को एक महत्वपूर्ण तरीका माना गया है, और वो किया जा रहा है। किन किन शहरों में अब तक सर टेस्टिंग या इसकी स्टडी हो चुकी है? हाँ, 10-12 कोरोना वायरस पाया गया? हाँ, 10-12 शहरों में है, दिल्ली समेत है, और बड़े जितने भी, पूना है, मुंबई है, बैंगलोर है, और 5-6 शहर और हैं जिनमें ये स्टडीज की जा रही हैं, लगातार की जा रही हैं। खाली एक नहीं है कि एक समय पे, हर हफ्ते सैंपल उठाया जाता है स्वेज से। मतलब इसके वायरस, कोरोना वायरस पाए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। यही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो स्वेज में है वायरस होता है, और जब केसेस कम हो जाते हैं तो वायरस डिसअपीयर कर जाता है। जब केसेस बढ़ने वाले होते हैं तो पहले वायरस दिखाई देता है। मतलब वो एक अलार्मिंग हमारे लिए एक संकेत होता है। सर, जहां तक हम देखेंगे, इंडिया में 220 करोड़ लोगों का वैक्सीन लग चुका है, उससे ज्यादा ही 2 डोज लग चुका है। तो क्या BF.7 अगर हम प्रिकॉशन डोज लें, क्या उसके लिए वो कारगर है? मैं फिर कह रहा हूं कि BF7 को बेवजह तरजीह दी जा रही है। चाइना में भी बहुत सारे सब वेरिएंट्स हैं, और भारत में BF7 जुलाई से देखा गया है, लेकिन वो बढ़ नहीं पाया है, यहां फैल नहीं पाया। अब रहा, आपने दूसरी बात पूछी कि एहतियातन डोज या प्रिकॉशन डोज। जिन लोगों ने अभी तक प्रिकॉशन डोज नहीं ली, बहुत अच्छा होगा कि वो जाकर के प्रिकॉशन डोज लें, क्योंकि जो हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी है उसमें अगर एक प्रिकॉशन डोज होती है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बाकी कैंसर और बाकी बीमारियां, उनको बहुत लाभ होता है। उसमें प्रतिरक्षा का एक और कवच जुड़ जाता है। और ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है। तो इसलिए बेहतर है कि 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं जिन्होंने एहतियातन डोज नहीं ली है, वो जाकर के अपनी एहतियातन डोज लगवा लें। सर, अभी हमने देखा एक नया वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी है, जो देश की पहली नेजल वैक्सीन है। इसकी क्या खासियत है और ये बाकी वैक्सीन से कैसे अलग है? ये देश की नहीं, दुनिया की पहली वैक्सीन है, और ये बहुत गर्व की बात है। और भारत में पूर्णतः इसका विकास हुआ और इसका निर्माण किया जा रहा है, पहली बात।
दूसरा इसकी खासियत यह है कि ये नाक में 4-4 बूंदें डाली जाती हैं दोनों नॉस्ट्रल्स में, और नाक के अंदर शरीर में तो प्रतिरक्षा ये पैदा करते हैं, लेकिन वायरस जहां से घुसता है वहां पर ये बैरियर क्रिएट कर देते हैं। जैसे आप शहर में किसी में जाएं और शुरू में बैरियर अगर डाल देते हैं तो लोग नहीं आते, इसी तरीके से नाक के और सांस की नली के द्वारा वायरस अंदर घुसता है, और वहीं पे अगर हमने प्रतिरक्षा वहां पर पैदा की तो ये एक तरह से रुकाव डालता है, और उस तरीके से ज्यादा इफेक्टिव होने की संभावना है इस वैक्सीन की। कितनी कीमत है सर, और कहाँ अवेलेबल है? तो मैंने भी जो देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में ये 800 रुपए की रहेगी, गवर्नमेंट को ये 325 रुपए की मिलेगी, लेकिन अभी जनवरी के एंड से जो है ये उपलब्ध रहेगी मार्केट में। सर, लोगों में कंफ्यूजन है कि जो 2 डोज, तीसरा डोज बूस्टर के रूप में ले चुका है, तो क्या ये चौथे डोज के रूप में वो ले सकता है? नहीं, मैं यही बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन लोगों ने एक अपनी पहली एहतियातन डोज या प्रिकॉशन डोज ले चुके हैं, उनको दोबारा ये चौथी डोज लेने का कोई औचित्य नहीं है। केवल वो लोग, और ये लगभग 70% लोग हैं जिन्हों को 2 टीके लग चुके हैं लेकिन उन्होंने अपना तीसरा या एहतियातन डोज नहीं लगवाई, ये केवल उन लोगों में लगानी है। अगर हम इसी नेजल ड्रॉप की बात करें सर, और आपने हाइपर इम्यूनिटी की बात की है, तो लोगों में एक भ्रांतियां हैं। लोग सोशल मीडिया पे तमाम चीजें आ रहे हैं कि प्रिकॉशन डोज नहीं लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। आप क्या उन लोगों को सलाह देंगे? मैं ये कहूंगा कि प्रिकॉशन डोज लगाना जो है एक अतिरिक्त सुरक्षा का कवच है। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका कोई कुप्रभाव नहीं है, ये बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है। और इसके अलावा एक और भी बताना चाहूंगा कि इंट्रानेजल वैक्सीन के अलावा एक और वैक्सीन जो उपलब्ध है हमारे यहाँ, कार्बोवैक्स, वो भी हेट्रोलॉगस बूस्टर की तरह बहुत ही प्रभावी है। तो अब हमारे लोगों के लिए एक तरह से ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो इंट्रानेजल भी ले सकते हैं या कार्बोवैक्स भी ले सकते हैं। सर, सरकार तो अपनी ओर से वॉर फुटेज पे काम कर रही है। ऐसी स्थिति में जो अभी कंडीशन है, तो सरकार को आप क्या रिकमेंड करेंगे? सरकार का जो सारा का सारा प्रिकॉशनरी स्टेप लिए जा रहे हैं और जो पूरी तैयारी की जा रही है, ये उसी की तरफ कदम है कि अगर कल कोई परेशानी होती है तो उसका हम अच्छी तरीके से सामना कर सकते हैं। सर, एक बार फिर मैं चीन पे आता हूं कि चीन ने अब फैसला किया है हम बॉर्डर को खोल देंगे। पहले तो जीरो नीति, जीरो कोविड पॉलिसी अपनाया, अब वो कह रहे हैं बॉर्डर एरिया को खोल देंगे। तो क्या हमें जितने कनेक्टेड फ्लाइट चाइना से आ रहे हैं उन सबको बंद करने की जरूरत है? रिकमेंड करेंगे? एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वायरस देश की सीमाओं को नहीं देखता है, ना पहचानता है। वायरस कहीं पे भी होगा, वो घूम फिर के आ जाएगा। तो देखा गया है कि फ्लाइट बंद करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा दिशा निर्देश कि पूर्वी एशिया से और दक्षिण पूर्व एशिया से जो भी फ्लाइट्स आएंगी उसमें 100% लोग अपना RT-PCR करेंगे उनका। इसके अलावा दुनिया के बाकी हिस्सों से जो लोग आएंगे उनमें 2% लोगों में उनकी जांच होगी एयरपोर्ट के ऊपर, और जो पॉजिटिव होगा वो उसको ये नहीं है क्वारंटाइन, उसको घर होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाएगा। और लेकिन जो वायरस निकलेगा उसकी जीनोम सीक्वेंस करी जाएगी, कोई नया वायरस तो नहीं आता है। तो आज की डेट में जो कुछ भी किया जा रहा है, इन जो आपने बातें जो मुद्दे उठाए उनको देखते ही ये एक चीज किया जा रहा है। सर, फाइनली और आखिरी सवाल ये है कि तमाम जो हमारे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं इंडिया न्यूज को, उनको क्या सलाह देंगे? उन्हें क्या कदम उठाने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आतंकित होने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने अपना जो है प्रिकॉशन या एहतियातन डोज नहीं लिया है वो जरूर लगवा लें। और तीसरा, कोरोना उपयुक्त व्यवहार जो है वो बनाए रखें, जैसे कि अपना मास्क लगाएं, दूर भीड़ भाड़ से दूर रहें और साफ सफाई का ध्यान रखें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर NK अरोड़ा, जिन्होंने डिटेल में बताया कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। BF.7 देश में पहले से ही मौजूद है और हमारी जो बॉडी है उनसे लड़ने में सक्षम है। इसलिए आप कोविड रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल है उनका पालन करें, मास्क पहने और अपने काम और सफर में चलते रहें।
कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।